नेचर ऑफ वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, ये हम लोग का टॉपिक होगा। यहां से शुरू करेंगे नेचर ऑफ वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। इसलिए नेचर ऑफ वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। किसी नियत बल द्वारा किए गए कार्य की प्रकृति, नियत बल द्वारा किया गया कार्य जो होगा उसका नेचर क्या क्या हो सकता है, उसके अलग अलग पहलुओं पर हम लोग डिस्कशन करेंगे और वहां से एक कॉन्सेप्ट डेवलप होगा जिसको हमेशा दिमाग में याद रखेंगे और उसकी सहायता से अलग अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हमें सहूलियत मिलेगी, है ना। जैसे मेन थिंग यहाँ ये है भाई कि अगर किसी बॉडी पर हमने एक फोर्स अप्लाई किया और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट d तक हुआ, अर्थात पूरे डिस्प्लेसमेंट के दौरान अगर बॉडी पर अप्लाइड फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स देखो वेक्टर है, तो वेक्टर को कांस्टेंट होने का मीनिंग होता है कि उसका मैग्नीट्यूड न बदले, न डायरेक्शन बदले, या ना दोनों न बदले। आइदर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो, आइदर उसका डायरेक्शन कांस्टेंट हो, या बोथ आर कांस्टेंट, तो हर हालत में वह वेक्टर कांस्टेंट कहलाता है। इसलिए फोर्स कांस्टेंट होने का सेंस यह है कि उस बॉडी पर अप्लाइड फोर्स का मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन या दोनों में से कोई कभी चेंज नहीं होगा जब तक डिस्प्लेसमेंट d हो रहा है। दैट मींस पूरे डिस्प्लेसमेंट के दौरान उस बॉडी पर अप्लाइड फोर्स कांस्टेंट है। तो इसका मतलब हुआ कि कितना वर्क हुआ तो वर्क कितना हुआ। जहां फोर्स अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉडी, d डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी, थीटा एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी, ये तीन बात है। तो ये पहला नंबर किस बनता है, if थीटा 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री का होने का मतलब क्या हुआ भाई कि अगर ये बॉडी है, इस पर हमने फोर्स अप्लाई किया F, तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में, अर्थात फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन सेम हो, अर्थात पैरेलल, यानी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट फोर्स के दिशा में अगर हो रहा है, ये केयर करने की जरूरत है कि जिस बॉडी पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं उस बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यदि फोर्स के डायरेक्शन में हो रहा है तो वहां थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। तो जब थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, इसलिए वर्क कितना होगा भाई, a b cos 0, दैट मींस a into b। इसी को कहा जाता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कब, जब सेम डायरेक्शन में, अर्थात फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो तब। यह मैक्सिमम वर्क डन है। क्यों है भाई कि यहां cos का वैल्यू मैक्सिमम कितना होता है, 1 होता है। तो cos के वैल्यू को जब मैक्सिमम रख दिए तो इसका गुणनफल भी मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम वर्क डन किसी बॉडी पर कब होता है, तो जब उस बॉडी पर अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में बॉडी को डिस्प्लेस किया जाता है तब। चलिए दूसरी बात यह है कि अप्लाइड फोर्स जो है इसके एंटी पैरेलल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। बहुत अच्छी बात। यदि बॉडी पर आपने फोर्स अप्लाई किया तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट फोर्स जिधर अप्लाई कर रहे हैं उसके उल्टा दिशा में हो रहा है। जैसे एक एग्जांपल ले लो कि एक आदमी, एक ट्रेन आ रही है और ट्रेन को एक आदमी धक्का देकर चाहता है कि पीछे टेल दे, तो ट्रेन में उस आदमी को टेल दिया। तो जो आदमी ट्रेन पर बल लगा रहा था
उस आदमी का जो बल है वह इधर है, जबकि ट्रेन का डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, इधर हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट सीधा फोर्स के क्या हो गया, उल्टा हो गया। इस स्थिति में डिस्प्लेसमेंट यहां से इधर हो गया, अब फोर्स आदमी ने ट्रेन पर इधर लगाया तो कोण कितना बन गया, 180 डिग्री कोण बन गया। तो इस स्थिति में थीटा कितना बनता है भाई, तो 180 डिग्री। जब थीटा 180 डिग्री होगा तो फ्रॉम इक्वेशन 1 W कितना होगा, -1, वर्क डन कितना होगा भाई, निगेटिव ऑफ वर्क डन, यानी निगेटिव यहां वर्क होगा, यानी मैन द्वारा उस ट्रेन पर किया गया वर्क जो होगा निगेटिव होगा। एक बात है, इस हिसाब से जो वर्क डन होते हैं उसको 3 नेचर में हम कैटेगराइज करते हैं। पहला नंबर नेचर इसका बनता है ए नंबर, पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क, ये वर्क पॉजिटिव होगा, ये वर्क होता है Ft cos थीटा, पॉजिटिव। कब, देखो ये क्या है, फोर्स का मैग्नीट्यूड है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है। तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये तय बात है कि ये पॉजिटिव है। लेकिन ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, इसका और रिजल्ट कॉस पर डिपेंड कर रहा है। यदि कॉस पॉजिटिव हुआ तो इस पॉजिटिव में गुणा करिएगा कॉस थीटा से, तो रिजल्ट पॉजिटिव हो जाएगा। अगर ये पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव होने करेगा, अगर ये निगेटिव आ रहा है तो निगेटिव से गुणा करिएगा, यहाँ निगेटिव होगा। मकसद मेरे कहने का अर्थ है कि वर्क आपका पॉजिटिव हो रहा है कि नेगेटिव हो रहा है, ये डिपेंड करता है F/d पर नहीं, ये cos थीटा पर डिपेंड करता है। अगर cos थीटा पॉजिटिव आएगा तो उस स्थिति में आपका वर्क भी पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव वर्क के लिए यह कंडीशन है कि इतना ये पॉजिटिव है, इसलिए cos थीटा भी आपका पॉजिटिव होना चाहिए। जब cos थीटा पॉजिटिव होना चाहिए तो ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक वैल्यूज दिए गए हुए हैं अलग अलग एंगल्स पर, उस नेचर को हम जब स्टडी करते हैं तो इस चीज को हम गेन करते हैं कि ये थीटा का जो वैल्यू है, यदि थीटा का वैल्यू हमेशा लेस देन पाई हो, मींस 180 से कम, बात समझिए। π/2 और ये बड़ा हो किससे, 0 से, यानी थीटा का वैल्यू π/2 और 0 के बीच एडजस्ट करता है। इस स्थिति में cos का वैल्यू आपका हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर एंगल का वैल्यू 0 से π/2 के बीच एडजस्ट करता है, इस बात को कहते हैं 0 से π/2 के बीच, यानी 0 से अधिक और π/2 से कम, तो उस स्थिति में आपका cos थीटा पॉजिटिव होगा। अब cos थीटा जब पॉजिटिव होगा इसलिए वर्क भी आपका पॉजिटिव होगा। इसलिए यह पहला कंडीशन है कि यहाँ जो आपका एंगल है वह 0 और π/2 के बीच होना चाहिए वर्क को पॉजिटिव होने के लिए। और जब भी किसी भी बॉडी पर वर्क होता है तो वह डिस्प्लेसमेंट जो होता है और फोर्स जो होता है उनके बीच का एंगल, इस कंडीशन को फॉलो करते हैं। ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन बी नंबर, नेगेटिव वर्क। देखो ये वर्क बराबर F/d cos थीटा, इस बात को क्लियर कीजिए कि भाई देखो सिंस F/d ऑलरेडी पॉजिटिव है, क्यों भाई, तो ये फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के दोनों मैग्नीट्यूड है।
और किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा मोड में होता है। तो ये मोड हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये मैग्नीट्यूड्स है, दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड्स हैं, तो उनका ये प्रोडक्ट है कि हमेशा पॉजिटिव होगा सिंस एफडी पॉजिटिव। बट वर्ग जो है हमें निगेटिव लेना है, तो वर्ग के लिए क्या होता है, एफडी cos थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव। लेकिन ये क्या है, पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव है और इसके साथ ये cos थीटा जुड़ा हुआ है और रिजल्ट आपका नेगेटिव है। तो आप ये सोच लो कि पॉजिटिव में किसके साथ गुणा करें रिजल्ट यहाँ नेगेटिव आ जाए, तो इसमें क्या बात हो जाएगा कि cos थीटा आपको क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। और cos थीटा नेगेटिव होने के लिए ये तय बात है कि थीटा का वैल्यू, थीटा जो होता है ये पाई/2 से लेकर के पाई के बीच एग्जिस्ट करता है, ये तय बात है। इस कंडीशन को फॉलो करता है। तो इस कंडीशन में जब डिस्प्लेसमेंट होगा बॉडी का, तो उस स्थिति में वर्क आपका नेगेटिव होगा। और जब वर्क, जैसे एग्जांपल आप ले सकते हैं कि अगर कोई आदमी किसी वस्तु को ऐसे ऊपर उठा रहा है, तो एक जब ऊपर उठा रहा है तो इस पर मैन जो है फोर्स लगा रहा है अपवर्ड, इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अपवर्ड। लेकिन इस बॉडी पर अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है डाउनवर्ड लग रहा है, तो पुल डाउनवर्ड लग रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड हो रहा है। कोई क्वेश्चन आपसे कह दे कि इस बॉडी पर अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल द्वारा किया गया वर्क क्या है, तो ये देखो, और ये ऊपर जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है और फोर्स नीचे लग रहा है, इसलिए इस पर नेगेटिव वर्क कर रहा है। एक बात ख्याल करनी है कि अगर किसी बॉडी पर कोई बाहरी एजेंट पॉजिटिव वर्क करता है तो उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है, और नेगेटिव वर्क करता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करती है। तीसरा केस है, उसको भी थोड़ा हम चर्चा करते हैं। तीसरा केस है सी केस, जीरो वर्क। जीरो वर्क, देखो फॉर्मूला है वर्क का एफडी cos थीटा। देखो भाई, इसमें समझने के लिए ज्यादा चिंता नहीं करना है, एफडी cos थीटा का सिंस वर्क आपका जीरो होना चाहिए, इसलिए एफडी cos थीटा जीरो होना चाहिए। मैथमेटिकली आप सोचो कि एफ डी और cos थीटा तीनों का प्रोडक्ट है जीरो। तो देखो भाई, ये जीरो कब होगा, तो कितना, ये एफ जीरो हो, मींस किसी बॉडी पर अप्लाइड नेट फोर्स जीरो हो, तो एफ नेट जीरो, इसलिए वर्क जीरो होगा। क्या बात है। दूसरा केस, इफ डिस्प्लेसमेंट जीरो हो इसलिए वर्क जीरो होगा। तीसरा केस, अदरवाइज cos थीटा जीरो इसलिए वर्क जीरो होगा। cos थीटा जीरो होने का सेंस है cos थीटा जीरो इसलिए थीटा इज इक्वल टू पाई बाय जीरो होगा। ये जीरो वर्क डन का तीन कंडीशन है कि तो बॉडी पर अप्लाइड नेट फोर्स जीरो, या बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जीरो, या बॉडी के डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री का बना है। दैट मींस डिस्प्लेसमेंट अप्लाइड फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है, तो वहां वर्क डन जीरो होगा। ये तीन कंडीशन है। जैसे एग्जांपल इसका ले लो, जैसे किसी बॉडी पर नेट फोर्स जीरो लग रहा है, नेट फोर्स जीरो लग रहा है, तो वहां वर्क कितना होगा। अब सोचिए कि यदि कोई बॉडी है, उसको एक आदमी इधर से 10 न्यूटन का बल लगाया और एक आदमी इस पर बल लगाया फिर 10 न्यूटन का इधर से, तो ये नेट फोर्स कितना हुआ, जीरो। अगर ये दोनों आदमी इसको लेकर के बिना एक्सीलरेशन के मूव कराते हैं, यानी किसी दो बल के प्रभाव में अगर बॉडी, किसी दो बल के प्रभाव में अगर बॉडी मूव करती है,
उस पर कितना वर्क होगा। तो समझने की जरूरत है कि अगर कोई बॉडी है, इसका मास m है, इस पर फोर्स अगर लग रहा है m, इधर से फोर्स लग रहा है F2, इधर से F1, और बॉडी का एक्सीलरेशन है 0, इसलिए इसका डिस्प्लेसमेंट अगर s हो रहा है तो इसका वर्क हो जाएगा कि F नेट इंटू s। चलो भाई, लेकिन F नेट जो होगा कितना होगा, तो मास इंटू एक्सीलरेशन के बराबर होगा। न्यूटन के लॉ के अनुसार बॉडी पर नेट फोर्स कितना होगा, तो बॉडी पर मास बॉडी का एंड उसका एक्सीलरेशन के प्रोडक्ट के बराबर होगा। इसलिए आपका वर्क कितना होगा भाई, m into a into s, ये याद रखिएगा, m into a into s, मास into एक्सीलरेशन into डिस्प्लेसमेंट। बॉडी पर तो एक्सीलरेशन 0 है, तो इसलिए a को जो ही 0 करेंगे w बराबर 0 हो जाएगा। अर्थात अगर किसी बल के प्रभाव में बॉडी शिफ्ट कर रही है विदाउट एक्सीलरेशन, तो वर्क डन 0 होता है, बिकॉज़ दैट फोर्स पर 0 होता है। पहला एग्जांपल। दूसरा, अगर बॉडी पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और बॉडी डिस्प्लेस नहीं कर रही है, तो हम वर्क नहीं कर रहे हैं। जैसे इस दीवार को हम बल लगा रहे हैं, कितना भी जोर लगा रहे हैं और दीवार में डिस्प्लेसमेंट जनरेट नहीं कर रहा है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है, इसलिए फोर्स इनटू 0 दैट इज 0 वर्क होगा। तीसरा एग्जांपल, अगर बॉडी पर एक फोर्स आपने अप्लाई कर दिया और डिस्प्लेसमेंट उसका हो रहा है आपके फोर्स के परपेंडिकुलर वे में, तो उस स्थिति में 0 वर्क होगा बॉडी पर। जैसे एग्जांपल बहुत फेमस है कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, तो सर्कुलर मोशन कर रही है तो इस बॉडी के पर सेंटर की ओर हमेशा एक फोर्स लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है टेंजेंट के लॉ। टेंजेंट के लॉ अगर इसका वेलोसिटी है तो इस बॉडी पर कितना वर्क होगा, तो इसको डिसाइड करने के लिए थोड़ी सी हम केयर करते हैं कि अगर बॉडी सर्कुलेट कर रही है, अगर बॉडी सर्कुलेट कर रही है और सर्कुलेटिंग बॉडी पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना वर्क किया, तो हम लोग सीधा लिखते हैं 0 वर्क किया। थोड़ा देख लो कमाल कैसे होता है। अगर a मास की बॉडी है, यहाँ r इसका रेडियस है, इधर इसका वेलोसिटी है v, इधर फोर्स लग रहा है f, तो बॉडी पर अगर वर्क निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा m into a into s। इसलिए वर्क बराबर m, यहाँ dv dt into s। चलिए, अगर m w यहाँ dv dt, गौर करने की जरूरत है, m into a, ऐसे देखो, अगर शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट यहाँ हम ले रहे हैं d s ले रहे हैं s, चलो इस दिशा में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, m into s, यहाँ f डॉट s कर दो, अच्छी बात हो जाएगी। यहाँ f जो है इधर है और ये इधर है, इसको थोड़ा सा और करने के लिए f डॉट s क्या है, s डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसलिए s इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, ये हो जाएगा ना। तो इसलिए यहाँ a डॉट और डिस्प्लेसमेंट की जगह पर इसको लेकर वेलोसिटी इनटू t। बहुत अच्छी बात। t स्केलर है, ये वेलोसिटी वेक्टर है, फोर्स वेक्टर है, तो स्केलर को बाहर कर दो इस प्रक्रिया से, a डॉट वेलोसिटी दैट मींस यहाँ हो जाएगा t, इसलिए वर्क f देखो भाई क्या है, फोर्स, v क्या है, वेलोसिटी है, तो फोर्स इधर और वेलोसिटी इधर होता है टेंजेंट की ओर, तो ये एंगल कितना हो गया, यहाँ a v cos 90 इनटू यहाँ टाइम t, यहाँ वर्क कितना होगा। इसलिए सर्कुलर मोशन करते हुए पिंड पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स द्वारा किया गया कार्य 0 होता है। इसका ये बहुत अच्छा मानक है, इस बात को आप आगे बहुत सारे एग्जांपल्स देंगे,
उस बात को हम लोग को ध्यान देना होगा। चलिए, थैंक यू।